प्रवीण दीक्षित जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक बोट मिलती है मुंबई के तट पर, रायगढ़ के करीब, उसमें 3-3 मशीन गन मिलते हैं, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, अभी जो प्राथमिक माहिती उपलब्ध है उसके मुताबिक ये ओमान से डिस्ट्रेस में बोट निकली हुई थी और ये भटकते भटकते, अभी मानसून सीजन है तो ये रायगढ़ के किनारे पर लग गई है ऐसा लगता है। लेकिन बात ये जरूर है कि इसमें एक तो AK-47 राइफल्स है और दूसरा है कि जब ये बोट डिस्ट्रेस में, लोग बोलते हैं जैसे कि ओमान से निकली थी, तो ओमान का और भारत का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि ये इमीडिएटली बात यहाँ बतानी गई चाहिए थी कि जब उन्होंने वहाँ कंप्लेंट लॉन्च की होगी हमारी बोट वहाँ डिस्ट्रेस में है, तो ये बात क्यों नहीं हुई है ये पता लगाना जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने भी ये इसके ऊपर ज्यादा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। और ये जो अभी बोट जैसे मिली है, तो ये बोट मिली है क्योंकि वहाँ के जो लोकल फिशरमैन थे वो अलर्ट थे और उन्होंने इस बात को पुलिस को पहचान करवाई कि ये बोट यहाँ अबैंडन जैसे मिल रही है, तो ये पता नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है, इसका पूरा जांच करना जरूरत है। तो ये लोकल फिशरमैन ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो हमारी कोस्टल एजेंसीज है, सिक्योरिटी की एजेंसीज है, उन्होंने भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये ऐसी बोट जब आ रही है तब इनके ध्यान में ये कैसे बात छूट गई और इसको क्यों पहले से डिटेक्ट नहीं किया गया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रेस में थे तो डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आया, फिर उन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की अगर वो मुसीबत में थे, किसी तरह के तूफान में घिर गए थे। इस पर हम आगे बात करेंगे कैप्टन श्याम कुमार जी से, जो कि पूर्व निदेशक हैं कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के। लेकिन इससे पहले जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ हम मुंबई के, उनके पास चलेंगे पूरे मामले को समझने के लिए कि अभी तक क्या क्या अपडेट है। जयप्रकाश जी, घटना कैसे हुई, क्या कुछ सामने आया, दर्शकों को विस्तार से बताएं, और अभी तक क्या अपडेट है एक बार ये भी बताएं। देखिए, सबसे पहले वहां के लोकल मछुआरों ने श्रीवर्धन में और हरिहरेश्वर में दो अलग अलग बोट देखी। पहली बोट श्रीवर्धन में देखी गई, जो एक याच थी, बड़ी बोट थी। पहले उसे फिशिंग बोट समझा गया और जो मछुआरे हैं उन्होंने आईजी मोहिते जी को इसकी जानकारी दी। मछुआरों ने सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी, पुलिस से आईजी और एसपी को यह जानकारी मिली और ये जानकारी महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री तक पहुंची और इस बोट को एक ट्रॉलर के जरिए और क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत हैवी याच था। और उसी वक्त एक खबर और आई कि श्रीवर्धन से सटा हुआ जो एक हरिहरेश्वर समुद्री किनारा है, करीब 25 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर एक और बोट मिली है। वो रबर की दिघी है और उस रबर की दिघी के अंदर कुछ लाइफ जैकेट्स मिले हैं 4 से 5 की संख्या में। तो ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, क्योंकि जो याच मिली थी उसमें 3 AK-47 और 247 कार्टेजेस मिले थे और ये जो रबर की दिघी थी इसके अंदर लाइफ जैकेट्स मिले थे। तो लाइफ जैकेट्स जिन लोगों ने पहने थे वो लोग कहां गए, वो कहां गायब हो गए, और इस बड़ी याच जो थी, जो विदेशी याच थी, उसका मालिक कहां पर, उसके जो चालक हैं और बाकी सेलर्स हैं वो कहां पर, अगर ये सेल होकर आई है तो कैसे इसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को, मैरीटाइम बोर्ड को, मेरीन पुलिस को नहीं मिली। और सारी पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट पर आ गई, रायगढ़ को अलर्ट पर कर दिया गया। महाराष्ट्र में असेंबली चल रही है विवेक, और ऐसे माहौल में महाराष्ट्र सरकार जो है वो अलर्ट पर आ गई और उसके बाद तुरंत इस जो डॉक्यूमेंट्स थे जो रबर की दिघी में जो हरिहरेश्वर बीच पर मिले थे, उनके जो ओनर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया गया। तो पता चला कि ये ऑस्ट्रेलियन लेडी के नाम पर रजिस्टर्ड है ये याच, और इसके जो पति हैं जेम्स हॉर्बेट, वो इसके जो है वो चालक है। और ये भी पता चला कि ये पहले जो ओमान है उसके समुद्र में अपना रास्ता भटक गई थी, वहां पर तेज लहरों की थपेड़ों के बीच फंस गई थी। तो कोरियन नेवी ने जो है इसे सुरक्षित बाहर निकाला था और इंटरनेशनल बॉर्डर पर छोड़ा था, लेकिन वहां से एक बार दोबारा भारतीय बॉर्डर के सीमा में यह आ गई और बहते बहते, गोता खाते खाते ये महाराष्ट्र के समुद्री जो सीमा है उसके अंदर आ गई और रायगढ़ में फंस गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसकी जानकारी जो एजेंसियां हैं उनको मिली थी, और मिली थी तो
समय रहते जो है इसका अलर्ट क्यों नहीं जारी किया गया और इतना बड़ा गुफअप कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसकी जांच जो है वो की जा रही है। कोस्ट गार्ड ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। जो दूसरी कंपनी है जो बोट को रेस्क्यू करवाने के लिए आई थी, उसने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी एक जांच बिठा दी है। जी जयप्रकाश, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए, पत्रकारों से बातचीत की, क्या जानकारी दी उन्होंने? देखिए, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और जो होम मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले में टेरर एंगल नहीं है। टेरर एंगल का जो पूरा का पूरा जो टेरर एंगल को लेकर जो एक डर था, एक संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं जुलाई अगस्त का महीना है और जैसे कि पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछला जो इतिहास है मुंबई में बम धमाकों का, वो जुलाई और अगस्त महीने में मुंबई और मुंबई के आसपास ज्यादा बम धमाके हुए हैं। इसके अलावा जो समुद्र से जिस तरह से हथियार मिले हैं, तो 93 ब्लास्ट 12 मार्च 1993 के ब्लास्ट के अगर हम आरडीएक्स की बात करें तो वो भी रायगढ़ के ही समुद्र के किनारों पर उतारा गया था। पाकिस्तान से ये आरडीएक्स आया था, दाऊद इब्राहिम कास्कर की कंपनी ने इसे मंगाया था, आईएसआई ने इसे भेजा था और 26/11 में भी जो आतंकी थे वो समुद्र किनारे ऐसे से आए थे। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा चिंता की बात थी, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले खारिज किया और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि ऑस्ट्रेलियन लेडी के नाम पर है, उसके पति इसके चालक हैं और ये फंस गई थी लहरों में। इससे जुड़ी और कुछ बारीक जानकारियां उन्होंने कहा कि वो और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके बाद देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।